एस के स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 हिस्ट्री जुलाई 2021 को। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन पेपर और हिंदी वर्जन का रूपांतरित क्वेश्चन पेपर। हिंदी का क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसको हिंदी में रूपांतरित करने के बाद में आपके लिए लाया गया है और आप इस मॉडल एक्टिविटी का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट करना बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है और ताकत मिलती है। तो चलिए बिन समय गंवाएं इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 के हिस्ट्री के सॉल्यूशंस को। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें दिया गया है क स्तंभ के साथ ख स्तंभ को मिलाएं। क स्तंभ में देखिए हर्षचरित, गौड़बाहो, किताबुल हिंद और ख स्तंभ में अलबरूनी, बाणभट्ट और बागपति राज दिया गया है। तो हर्षचरित्र किसके साथ मिलेगा? बाणभट्ट के साथ में। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे, जिन्होंने हर्षवर्धन के ऊपर जो किताब लिखा, रचना करी, वह हर्षचरित्र था। उसी तरह से गौड़बाहो, बागपति राज, ठीक है, प्राकृतिक भाषा में रचित रचना है। कनौज के शासक यशो बर्मन के राजकवि थे बागपति राज। और तीसरा जो ऑप्शन है वह आप देखिए, वह है, देखकर ही समझ पा रहे होंगे आप, किताबुल हिंद यह किसके लिए? अलबरूनी के लिए है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उसका आंसर क्या है। फिर और एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इसके स्टडी पॉइंट से लिखड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि दूसरे को भी फायदा हो, इसको भी लेके सोचते हुए चलना है। इस क्वेश्चन में आप देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द बेमेल है उसे रेखांकित कीजिए कहा गया है। देखिए ए नंबर में क्या दिया गया है? विजयालय, दंती दुर्ग, राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम। तो यहाँ पर जो भी हैं, विजयालय, राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, ये सभी दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य के शासक हैं। केवल दंती दुर्ग जो है वही चोल वंश के शासक नहीं है, ये राष्ट्रकूट राजवंश के शासक हैं। ठीक है, जो इंद्र प्रथम की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा। ठीक है, याद करके रखना है कि क्यों यह बेमेल है। ठीक है, बी नंबर को देखिए, बी नंबर में वरेंद्र, हरिकेल, कन्नौज, गौड़। ठीक है, तो इसमें देखिए वरेंद्र, हरिकेल और गौड़ जो हैं ये सब प्राचीन बंगाल के प्रमुख क्षेत्र में आते हैं, किंतु केवल कन्नौज जो है वह इसमें नहीं है, इसलिए यह बेमेल हो गया। सी नंबर को देखिए, हलायुध, जयदेव, गोवर्धन, उमापतिधर। जयदेव, गोवर्धन, उमापतिधर ये सब लक्ष्मण सेन, सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के 5 जो ज्वेल्स थे, 5 रत्न थे, उनमें से 3 हैं यहाँ पर। ठीक है, हलायुध जो थे वह उनके प्राइम मिनिस्टर थे, इसीलिए इसमें बेमेल कौन सा हो गया? हलायुध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसमें दिया गया है, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। 30 से 50 शब्दों में देने के लिए बोला गया है। आप जो आंसर यहाँ पर दिया गया है उसको आप खुद छोटा कर लीजिएगा। मैंने सफिशिएंट आंसर दे दिया है, ताकि आप इससे बेहतर और आंसर नहीं बना सकते हैं। आप इसी को छोटा कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपके पास 4 पॉइंट है तो उसको 3 पॉइंट कर लीजिएगा, किंतु इतने सारे पॉइंट्स अगर आप लिखते हैं तो आपका यह आंसर जबरदस्त आंसर कहलाएगा। देखिए, पाल सेन युग के दौरान राजस्व संग्रह प्रणाली कैसी थी, यह बताना है। तो देखिए, पाल
सेन युग के दौरान राजस्व संग्रह प्रणाली, ठीक है, यहाँ पर सुधार लीजिए। पाल सेन युग में कृषि, कला एवं व्यापार ही बंगाल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। पाल सेन काल में निम्न तरीकों से राजस्व संग्रह किया जाता था। तो क्या क्या तरीका था? पहला देखिए, राजा उपज का 1/6 भाग, ठीक है, 1/6 किसानों से टैक्स के रूप में प्राप्त करता था, कर के रूप में प्राप्त करता था। दूसरा पॉइंट देखिए, राजा अपने उपभोग के लिए फल, फूल, लकड़ी आदि को भी प्रजा से कर के रूप में प्राप्त करता था। ये जो भी चीज थे सब वो किससे लेते थे? प्रजा से ले लेते थे। पाल और सेन युग के जो राजा थे, शासक थे, उनके बारे में बता रहा हूं मैं। उसी तरह तीसरा पॉइंट देखिए, व्यापारी अपने व्यवसाय वाणिज्य के लिए राजा को भी टैक्स देते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 देखिए, इसमें आप देख रहे हैं अपनी सुरक्षा को निश्चित करने के लिए प्रजा को, देखिए, राजा के पास टैक्स देना पड़ता था, राजा को टैक्स देना पड़ता था। समस्त गांव के ऊपर भी ग्रामवासियों को टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। तो इस तरह से राजस्व संग्रह किया जाता था। इसके अलावा क्या था? बाजार, नौका घाट के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था। इस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लिए कि सेन और पाल युग में जो राजस्व संग्रह करने का जो तरीका था उसको मैंने 5 पॉइंट में डिवाइड करके लिखा है, ताकि आपको याद करने में भी सुविधा हो और आप सही से लिख भी पाए। आपको करना क्या है, आप जस्ट इसको चाहें तो 3 पॉइंट कर लीजिएगा, 2 पॉइंट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। बेहतर यही होगा कि आप अभी जब आंसर तैयार कर रहे हैं तो बड़ा ही लिखिए, भले ही याद करने के समय में आप छोटा करके याद कीजिएगा, वो निर्भर करता है आपके क्वेश्चन के नंबर के ऊपर में। मान लीजिए क्वेश्चन पे नंबर अगर 2 नंबर का रहे किसी एग्जाम में तो आप थोड़ा लिखिएगा, किंतु ज़्यादा रहे तब क्या कीजिएगा, तब तो फिर बड़ा नहीं बना पाइएगा ना। इसीलिए पहले ही बड़ा रखिए, बाद में आप उसको छोटा करके याद करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेन शासकों ने किस प्रकार साहित्य को संरक्षण दिया था? तो याद यहाँ पे रखने वाली चीज क्या है, सेन शासक जो था वे, चाहे बल्लाल सेन हो, लक्ष्मण सेन हो, ये सब सेन वंश के शासक हैं बंगाल में, ठीक है। तो सेन काल में संस्कृत साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ। सेन राजा जो बल्लाल सेन थे, उन्होंने दान सागर, अद्भुत सागर नामक रचना खुद की। सोच लीजिए, राजा हैं, उन्होंने साहित्य की प्रति इतनी रुझान थी कि उन्होंने किताबें लिखी जो हिंदू विधानों पर आधारित है। उनका पुत्र बाद में लक्ष्मण सेन जो राजा बन गया, वह एक कवि भी था और उसने अद्भुत सागर को पूरा किया, ठीक है। अद्भुत सागर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था बल्लाल सेन ने, तो उसको कंप्लीट करके इन्होंने लिखना कंप्लीट किया। लक्ष्मण सिंह के दरबार में 5 रत्न थे, सरन, धोई, गोवर्धन, ठीक है, उमापतिधर, जयदेव। गोवर्धन को गोवर्धन आचार्य भी कहा जाता है, याद करके रखिएगा आप। और ये सब एक दूसरे के साथ में रहने वाले राज दरबार में, लक्ष्मण सिंह के राज दरबार में रहने वाले प्रमुख 5 रत्न थे, ठीक है। राधा कृष्ण के प्रेम लीला पर आधारित गीत गोविंद जयदेव की अनमोल रचना है, देख लीजिए, या कृति है। धोई ने पवनदूत नामक काव्य की रचना की। इनके अलावा कवि श्रीधर दास द्वारा संकलित सदुक्ति कर्णामृत ग्रंथ में विभिन्न कवियों की कविताएं संकलित की, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट्स आप याद करके रखते जाइएगा, तब जाके आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इन सब क्वेश्चंस को करने में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सेन शासन काल में स्वयं सेन शासकों ने भी साहित्य की रचना की और साहित्य को संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब आप सोच लीजिए, सेन शासक अगर साहित्य में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, रुचि नहीं दिखाते, तो साहित्य के लिए
कवि वर्ग या रचनाकार आगे नहीं बढ़ते। लक्ष्मण सेन खुद प्रोत्साहित किए अपने 5 रत्नों से, उन्होंने भी साहित्य के ऊपर काफ़ी काम किया है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साहित्य के संरक्षण में सेन वंश का काफ़ी बड़ा योगदान है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें दिया गया है, अपने शब्दों में उत्तर दीजिए 100 से 120 शब्दों के बीच में, किंतु इसको थोड़ा बड़ा करके मैंने लिखा है ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए बंगाल में जो परिवर्तन हो रहा है बख्तियार खिलजी के द्वारा बंगाल विजय के पश्चात। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा, और अगर आप चाहें तो उसको छोटा करके अपने भी बना के लिख सकते हैं, या फिर कुछ पॉइंट्स को आप छोड़ सकते हैं। देखिए बख्तियार खिलजी जो था उसका पूरा नाम अगर जानते होंगे आप तो उसका नाम बोला जाता है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। देखिए यह तुर्की सेनापति था। ठीक है, तो तुर्की सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी सन 1202 ईस्वी में 17-18 अश्वरोहियों को लेकर नवद्वीप के पास बंगाल पर आक्रमण कर दिया। देखिए लगभग 17 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि कई जगह 17 से 18 बोला जाता है, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि 17 है या 18 है, आप बस लिख दीजिए 17 अश्वरोहियों को लेकर नवद्वीप के पास बंगाल पर आक्रमण कर दिया। और इस कारण से क्या हुआ, बंगाल में परिवर्तन, क्या बदलाव देखने को मिला, उसी चीज को यहाँ पर दिखाना है आपको। देखिए पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं। 1 नंबर देखिए, तुर्कों की सेना से आतंकित होकर वृद्ध सेन शासक लक्ष्मण सेन बिना शत्रुओं का प्रतिरोध किए ही अपनी राजधानी लक्ष्मणावती, ये देखिए इनका जो राजधानी था सेन वंश का उस समय लक्ष्मण सेन के समय लक्ष्मणावती कहलाता था। बाद में लखनौती, मुस्लिम जो लेखक थे या इतिहासकार थे उस जगह का नाम लखनौती दे दिया गया। ठीक है, उनके द्वारा छोड़कर नौका द्वारा पूर्वी बंगाल में विक्रमपुर भाग गया। ठीक है, तो लक्ष्मण सेन जो थे वह बूढ़े थे, वृद्ध थे, तो वो डर गए और डर कर विक्रमपुर चले गए और वहीं से बंगाल का शासन करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 2 पॉइंट, उसमें आप देख पा रहे होंगे बख्तियार खिलजी द्वारा बंगाल पर अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद उसने कुछ भागों को विभाजित कर दिया। ठीक है, तो जो बंगाल का भाग था उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और टुकड़ा करके छोटा छोटा भाग बना दिया और वहां पर एक एक शासक दे दिया और उन शासक को सभापति कहा जाने लगा। 3rd पॉइंट को देखिएगा, इसके पश्चात लखनौती में बख्तियार खिलजी द्वारा मस्जिद बनाया गया, मदरसा बनाया गया और सूफी साधुओं के लिए आश्रम का निर्माण किया गया। देखिए रहने का व्यवस्था भी उसने करने लगा। तो ये सब परिवर्तन बंगाल में दिख रहा है, क्यों, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के पश्चात ही दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर मृत्यु पर्यंत अभी तक लक्ष्मण सेन का देहांत नहीं हुआ है, वह विक्रमपुर में, पूर्वी बंगाल के विक्रमपुर में ही है और वो बंगाल का शासन कार्य चला रहा है। ठीक है, चलाता रहा। उसके बाद उनकी मृत्यु जब हो गई उसके बाद उनका 2 पुत्र था, विश्वरूप सेन और केशव सेन, गद्दी पे बैठे और वे शासन करने लगे और उन्होंने मुसलमानों से युद्ध करते रहे। ठीक है, भले ही 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का देहांत हो गया, देखिए उनकी मृत्यु हो गई, पर धीरे धीरे सेन वंश का पतन भी होने लगा। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, अभी तक सेन वंश का पतन नहीं हुआ है। ये देखिए 2006 में बख्तियार खिलजी का देहांत हो जा रहा है और बख्तियार खिलजी आक्रमण कर रहा है 1202 में। ठीक है, 1202 में बख्तियार खिलजी आक्रमण किया, 4 वर्ष के बाद में उसका देहांत हो जाता है और आस्ते आस्ते सेन वंश का पतन शुरू हो गया रहता है। अंततः 1260 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सदा के लिए सेन वंश का पतन कर देते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का हिस्ट्री एडिशन। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी करते रहता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।